नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात करेंगे उन आरोपों की जो किसी और ने नहीं लगाए। देखिए, सियासत में आ, विपक्षी धड़ा आप पर आरोपों की बरसात करता है, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी होता है जो चुनावों के दौरान या गाहे बगाहे अपना दल चेंज करता है, अपनी लॉयल्टी चेंज करता है। ऐसे चेहरे जब आरोप लगाते हैं तो लोग उसे विभीषण के तौर पर लेते हैं कि ये तो हो सकता है अंदर की सच्चाई हो। तो ऐसे में दो बड़े आरोप जो कांग्रेस पर लगे हैं उन पर डिस्कशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस बार जिन दो लोगों ने आरोप लगाए हैं वो कांग्रेस में बड़ा लंबे वक्त तक रहे, लेकिन अभी उन्होंने अपना दूसरा ठिकाना या दूसरा ठौर चुना नहीं है। ये ज़रूर है कि हो सकता है पूरे घटनाक्रम में वो उस ठिकाने को एक इंटरनल मैसेज हो कि देखिए हम आना चाहते हैं, और ऐसे में वो दूसरा धड़ा उनको लेकर क्या फैसला लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। पर आज तो सुर्खियों में आरोप ही हैं। मेरे साथ राहुल अवस्थी और मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। सबसे पहला आरोप जिस पर मैं बात करूंगा वो है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर एक तरह से वो बन गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये कहना है कि जब राम मंदिर पर फैसला आया तो राहुल ने अपने करीबियों के साथ एक बैठक ली और उसमें कहा कि सरकार बनने पर एक सुपर कमेटी बनाएंगे और फैसला पलट देंगे, जैसे राजीव गांधी ने शाहबानों के फैसले को पलट दिया था। अव्वल तो इस बयान को या इस आरोप को किस रूप में देखा जाए? तब क्यों नहीं बोले जब वो कांग्रेस में थे? वो तो अपने आप को ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं कि वो धर्म के रक्षक हैं, और अगर धर्म के रक्षक के तौर पर उनको अपने आप को स्थापित करना ही है था तो उनको ये चीज़ तब बोलनी चाहिए थी जब वो कांग्रेस में थे। जब वो कांग्रेस में थे तब वो नहीं बोले। अब अगर वो बोल रहे हैं तो किस रूप में देखा जाए? खींच, क्योंकि वो कांग्रेस से बाहर हैं और उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं बचती है। अगर इन सारी बातों में सच्चाई है, अब उनको तो वो किस तरीके से कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो एक अलग बात, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो, मैं फिर तो कह रहा हूँ क्योंकि प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं और उसकी कितनी सत्यता है, उसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये जानने का विषय है। पर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बनने वाला है आने वाले समय में। बीजेपी के लिए तो एक ये बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिला है, और अब बीजेपी इस मुद्दे को उठाते हुए पूरे चुनाव में खेलती हुई आपको दिखाई देगी। जो कहा वो किस संदर्भ में कहा, किसी अमेरिकी का वो जिक्र कर रहे थे कि वो अमेरिकी था कोई उनका सहयोगी, उसके इशारे पर ये कहा गया। अब वो किसके तरफ इशारा कर रहे थे ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर उन्होंने ऐसे हवाई बात नहीं की। उन्होंने उस जगह पे कौन कौन मौजूद था उन सबका जिक्र किया। यानी कुछ तो है, लेकिन वो कुछ क्या है ये पता लगाया जाना है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बीजेपी के लिए तो बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, और ख़ास तौर पर राम मंदिर के लिए जिस इग्निशन की, जिस पावर की, और जिस कहना चाहिए एक टॉक की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को थी, वो मिल गया है। आम समझ ये है, आम लोग इस बात को मानते हैं कि संत झूठ नहीं बोलते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ ये बात जाती है, लेकिन जब वही संत सियासत में आ जाए तो फिर वो सियासी भाषा तो बोलता है। अब वो सच है या झूठ ये मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो सियासी भाषा तो बोलता है। उनकी बातचीत में अव्वल तो ये कि वो प्रियंका गांधी के करीबी थे, राहुल के करीबी नहीं थे। मतलब अगर राहुल के करीबियों की वो बैठक थी तो उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम तो नहीं हो सकते थे, और इसका मतलब है कि उन्होंने किसी से सुना या किसी ने उनको बताया कि भैया चश्मदीद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फिर वो चश्मदीद हुए, क्योंकि जब वो कह रहे हैं करीबियों की बैठक तो वो प्रियंका के करीबी थे, वो राहुल के करीबियों की जमात में नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब वो कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि एक सुपर कमेटी बनाएंगे और फैसला पलट देंगे, कमेटियां जब बनती हैं तो वो जांच विचार समीक्षा के लिए होती है। ये बात अलग है कि वो इन द एंड रिजल्ट वही दे दे जिसके लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त तक जब राम मंदिर पर फैसला आया, राहुल लगभग परिपक्व नेता के तौर पर अपने आप को बना चुके थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिपक्व नेता बना चुके थे, लगभग। क्या ऐसा ब्लंडर, क्या ऐसी गलती राहुल कर सकते हैं? देखिए, मैं तो इस जो बयान आया है मैं इसको आधारहीन ही मानता हूं, क्योंकि जब उनको पता तब चला तभी कह सकते थे। जिस तरह से अब बात सामने आ रही है तो एक चुनावी भाषा है, हो सकता है चुनाव की वजह से कही जा रही हो सकता है कहलवाई जा रही हो। इस बात को पूरी तरीके से इसी में देखा जाएगा कि उन्होंने अब चुनाव के समय में कहना, मेरे हिसाब से तो शायद ऐसा नहीं हो कि कोई भी नेता हो जहाँ तक है राम के नाम पर कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा, और जो कमेटियाँ बनाई जाती है वो जांच करती है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी बदला नहीं जाता। शाहबानो प्रकरण इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है
कि अगर सरकार कुछ करना चाहे तो क्या नहीं कर तो वो क्या नहीं कर सकती है। सबके अपने पावर्स हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अल्टीमेट पावर तो संसद है, और संसद से बड़ी पावर कुछ नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को बीजेपी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगी, लेकिन क्या ये ऐसा असलहा है जो सचमुच एक बड़े हथियार के तौर पर सामने आए? लोगों में क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम की वो क्रेडिबिलिटी है कि उसको वर्ड टू वर्ड राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मान लिया जाए? नहीं, वो हॉर्सेस माउथ से है ही नहीं। अगर जहाँ तक आपने बोला वो हेयरसे है, और हेयरसे को कभी भी किसी भी कानूनी किताब में एविडेंस नहीं माना जाता। और चुनावों में कौन किससे एविडेंस मांग रहा है? एक इतनी बड़ी बात कहना कि राम मंदिर का डिमोलिशन हो जाएगा, उस पर हम बिल्कुल उसको साफ कर देंगे, ये कहना भर ही अपने आप में एक ऐसी चिंगारी है जो काफ़ी कुछ बदलने का मादा रखती है। भारतीय जनता पार्टी को किसी से कुछ सच्चाई मांगने नहीं जाना है, उनको किसी और ना ही किसी को कन्विंस करना है। अब ये जो गेंद है, जैसे कहते हैं ना कोर्ट की भाषा में, कि जो आरोप लगाता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ ट्रुथ होता है, उसको साबित करना होता है। हाँ, जो प्रोसिक्यूशन है, यहाँ चुनावों में और राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में तो आप पत्थर फेंको और भाग जाओ, आरोप लगाओ, आपको कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी, और जब प्रूव ही नहीं करनी तो फिर कहने में और खेलने में क्या जाता है? ये सारी चीज़ें तो तब आती जब ये मामला कोर्ट में होता, तब आपको प्रूव करना पड़ता कि साहब किसने कहा था, कैसे कहा था। यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं, और बीजेपी को तो ये भी कहने की जरूरत नहीं कि मेरे आदमी ने बोला है, ये तो तुम्हारे आदमी ने बोला जो कल तक तुम्हारे साथ था। इसके बाद में तो हम इसको बड़ा बयान मानते, और लोगों की जनभावना ऐसी है जो इसके ऊपर कम से कम कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और थोड़ा बहुत इस्लाम जितना मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस्लाम के हिसाब से ऐसी जगह, मेरे हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से ऐसी जगहों पर दोबारा नमाज अदा नहीं की जा सकती। ऐसी जगहों पर दोबारा आम शब्दों में कहूँ तो पूजा पाठ नहीं हो सकती। तो अगर कांग्रेस या राहुल गांधी ऐसा करना भी चाहते तो फिर वहाँ पर क्या होता, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि आप डिमोलिशन करने के बाद करते क्या, क्योंकि मुस्लिम्स तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन राम मंदिर से ही जुड़ा एक और बड़ा आरोप जो कांग्रेस पर लगा है, या प्रभु श्री राम से जुड़ा, वो लगाया है राधिका खेड़ा ने। और इसमें वो सचिन पायलट वाले एंगल पर भी मैं आऊँगा, क्योंकि उस पर भी बयान दिया है राधिका खेड़ा ने। वो सचिन पायलट पर एक अलग तरह का आरोप लग जाता है। उसमें राधिका खेड़ा का कहना है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिला। 6 दिनों तक मैंने इंसाफ का इंतजार किया और उसके बाद इस्तीफा दिया है। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या प्रभु श्री राम से है। दोनों बातों को देखा जाए, जैसे कि बातें आ रही हैं सामने, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान श्री राम को घसीटा जा रहा है, इस बातों में लाया जा रहा है, और पूरी ये चुनावी रूपरेखा मान के चल रहा हूँ मैं तो इसको। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और कोई भी नेता जैसा कोई भी पार्टी हो या किसी भी दल से हो, जहाँ तक है राम मंदिर पर ऐसी बात तो नहीं कहेगा, ये माना जा सकता है। कह सकते हैं कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये बातें दोनों सामने आई हैं, एक तरह से देश में भ्रमित करने वाली भाषा बोली जा सकती है। अच्छा, एक खास बात है, जब हम बहुत छोटे थे स्कूल में, कभी किसी ने किसी की पेंसिल ले लिया, कभी किसी का हम लोग क्या बोलते थे उसे, इरेजर को रबर बैंड, रबर किसी ने रबर ले लिया और टीचर ने पूछा किसने लिया है, बच्चा रो रहा है, तो सबका इशारा एक ही तरफ कहीं पर होता था। अब कांग्रेस से जाने वाले तमाम लोग जब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं और एक ही तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये अब दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सच हो सकता है, या इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो वो सोच समझ कर बोल रहे हैं ताकि उनको कहीं और ठिकाना मिले। राधिका खेड़ा ने जो कुछ कहा है वो परिपेक्ष में है, उसके पीछे एक कहना चाहिए पटकथा नहीं है, उसके पीछे घटना है जो उनके साथ हुई है, और उस घटना के बाद में उनका उन सारी ताने बाने को जोड़ना है कि मैं उन नेताओं में से एक थी जो भगवान श्री राम के दर्शन करके आई थी। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए वो गई। उनका ये कहना है कि पर कई लोग गए, कई लोग गए, पर जो कुछ हुआ वो उनके साथ हुआ। अब उन्होंने उस चीज़ को किसी दूसरे की चीज़ के साथ में जोड़ने की कोशिश की कि जो कुछ मेरे साथ घटनाक्रम घटित हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके पीछे वजह ये थी कि मैं भगवान श्री राम के दर्शन करके आई थी। अब ये वही चीज़ है, आपसे कौन तर्क मांग रहा है इसके पीछे? कोई नहीं मांग रहा है। लेकिन किसको रोका है? किसी कांग्रेस ने कोई ऐसा आदेश जारी थोड़ी किया है कि कांग्रेस में रहकर कोई भी नेता भगवान श्री राम के दर्शन नहीं कर सकता। बल्कि कांग्रेस ने तो ये कहा कि हम नहीं जा रहे हैं, जिसको जाना है वो जाए। बिल्कुल, पूजा करने की या प्रार्थना करने की कभी कांग्रेस ने मना नहीं किया। अब जिस तरह से आरोप आ रहे हैं, ये आरोप जो आ रहे हैं, ये इनसे बिल्कुल असहमत हूँ मैं। नहीं, मैं ये कांग्रेस ही खुद ही लगा रहे। कांग्रेस ने जरूर ये कहा कि हम नहीं जा रहे। हम मतलब हम कौन? चार।
वो कांग्रेस तो है नहीं, वो परिवार है, और परिवार का फैसला अक्सर कांग्रेस के अंदर मैंडेटरी माना जाता है बिकॉज ऑफ दोज फोर। आप ये बताइए कौन सा बड़ा नेता कांग्रेस का है जो दर्शन करने के लिए गया हो? कोई नहीं गया। कोई कुछ लोग गए क्योंकि उन लोगों ने अपनी निजी भावना इसको समझा, और उसके बाद में जो कुछ उनके साथ में घटनाक्रम घटित हुआ उन्होंने उसके साथ में जोड़कर उसको बताने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, यही राधिका खेड़ा अभी कुछ दिनों पहले डिबेट्स में थी, और जब उनसे गौरव वल्लभ और इन तमाम नेताओं के बारे में पूछा गया जिन्होंने अपने एग्जिट के बाद या एग्जिट लेते हुए प्रभु श्री राम से अपने बयान को जोड़ा था, तब राधिका खेड़ा ने खुद ये सवाल पूछा था कि भाई ये तो वो चेहरे हैं ना जो दर्शन करने नहीं गए और छोड़कर वहाँ शामिल हो गए। दर्शन करने गए होते तब तो हम ये मानते कि प्रभु श्री राम को लेकर आप ये कह रहे हैं कि आपको रोका गया, किया गया, तो ठीक है, आप दर्शन करने जाते और इस्तीफा दे देते या वहीं से इस्तीफा दे देते। ये राधिका खेड़ा का जवाब था। उसका कहना ये था कि श्री राम को मुद्दा तो इन लोगों ने बनाया, जाने वालों ने, लेकिन दर्शन करने नहीं गए थे। पर अब वो ये कह रहे हैं कि मैं दर्शन करने गई थी इसलिए मेरे साथ हो गया। इसलिए मेरे साथ हो गया। और दूसरी चीज ये, जिन चीजों को वो जोड़ रही है वो भी बड़ी कठिन सवाल पूछ रही है कांग्रेस से। अगर कोई ये कहता है, राधिका खेड़ा ये कहती हैं कि मैं जब न्याय यात्रा में थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, उसमें शराब ऑफर की जाती थी, मेरे साथ बदसलूकी होती थी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, जो भी शब्द उन्होंने कहे या जो आरोप लगाए वो बड़े गंभीर प्रकृति के हैं। कांग्रेस के अंदर से ये सवाल आ रहे हैं और उनके सवाल पूछने के बाद में ऐसा लग रहा है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के मुंह में दही जम गया है। उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर पर कई बड़े लीडर्स से एक्सपेक्टेड था कम से कम महिला के सुरक्षा से जुड़ी हुई अगर कोई बात हो तो वहाँ पर कोई रिएक्शन आना चाहिए था, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। एक आप इसको खींच भी मान सकते हैं उनकी कि वो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है आचार्य प्रमोद के बाद में, अगर ये चीज़ राधिका खेड़ा भी बोलती है और उसको राम मंदिर से जोड़ती है तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि बशर्ते हम कहते हैं कि एक झूठ को 10 बार बोला जाए तो वो सच जान पड़ने लग जाता है, लोगों को ऐसा नज़र आने लग जाता है कि शायद सच होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये भी उसी तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि एक ही बात को तमाम नेता बार बार क्यों बोल रहे हैं, कहीं उसके पीछे कोई सच्चाई तो नहीं है कि सच में कोई ऐसा स्टैंड कांग्रेस का हो जिस वजह से सारे के सारे नेता उसी स्टैंड को या फिर अभी बहुत आसान सेंटेंस बन गया हो इसलिए भी, है ना। लेकिन अब सचिन पायलट वाले बात पर आता हूँ। छत्तीसगढ़ का प्रभार सचिन पायलट के पास है। राधिका खेड़ा का कहना है कि मैंने तुरंत ही, मतलब जो उनका कहना है ना कि मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मैंने तुरंत ही सचिन पायलट को कॉल लगाया। सचिन पायलट के पीए ने फ़ोन उठाया और जब उनको पूरी बात बताई गई कि सचिन पायलट से, तो उन्होंने कहा पहले मुझे बताओ। मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट से बात नहीं करवाई। 2 पल चुप्पी रही, फिर बोले कि आप, कहा जा रहा है कि अभी चुनावों का वक्त है, इन सब बातों को अभी रहने दो, अभी चुप रहो। अब क्या ये सचिन पायलट का कैरिकेचर जो इस सेंटेंस में या राधिका खेड़ा के द्वारा किया गया है, मेरे लिए जो सचिन पायलट की इमेज है उसके एकदम अपोजिट है। हाँ, मेरे हिसाब। देखो, जहाँ तक सचिन पायलट को मैं जानता हूँ, एक लंबे समय से कवरेज भी मैंने सचिन पायलट को किया है। सचिन पायलट अपने आप में एक मजे हुए नेता हैं और उन तक या तो बात पहुँची नहीं, अगर उन तक बात पहुँच जाती तो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे की कार्रवाई है वो होती हुई नज़र आती। और जिस तरह से पीए की बात पहुंची नहीं कि 6 दिन तक इंतजार, बात यहाँ वहाँ से दौड़ के पहुंची तो होगी। उन्होंने तो ये रिएक्शन दिया ही था कि हम अभी जांच करेंगे और देख करके बताएंगे, यहाँ तक तो उन्होंने कहा ही था। और जिस नंबर पे फ़ोन किया गया, राधिका खेड़ा ने ऐसा तो नहीं आए बाएं साएं फ़ोन लगाया होगा, उन्होंने जहाँ फ़ोन लगाया है और वो इस बात को कह रही है कि पीए से मेरी बात हुई है और पीए ने उनसे बात नहीं कराई, लेकिन जहाँ तक मैसेज डिलीवर होना था वहाँ तक तो हो गया। पीए का काम ये होता है कि वो आगे जाकर के उन्होंने सचिन पायलट को बताया होगा, उसी वक्त बताया होगा, गाड़ी में थे, पीछे ही बैठे हैं, उन्हीं से इशारा लिया होगा कि फिलहाल चुप रहो, मैं देखता हूँ आगे क्या है। बट शायद 6 दिन का इंतजार, क्योंकि हर कोई तो सचिन पायलट नहीं होता ना जो लंबे लंबे इंतजार कर ले, है कि नहीं मनोज? हाँ, ये बात तो सही है। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, सचिन पायलट मजबूती से, देखो उस समय घटनाक्रम हुआ था, ये लग रहा था कि सचिन पायलट भाजपा में जाएंगे, फिर लोकसभा चुनाव उससे पहले भी लगा, विधानसभा चुनावों से पहले लगा, लेकिन सचिन पायलट ने एक स्टंट यही कहा था कि मैं कांग्रेस में ही रहूँगा, मैं भाजपा में नहीं जाऊँगा। अब ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है तो कह सकते हैं एक पटकथा हो सकती है, कहानियाँ हो सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर हो सकता है। घटना घटी है। यहाँ सवाल जो हो रहा है वो सचिन पायलट की उस कैपेबिलिटी को लेकर के हो रहा है जिसे लेकर के हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। हाँ। हम लोगों को एक बात क्लियर थी कि किसी भी एक ऐसे बात फैक्ट है कि उनका फोन पीए उठाएगा, वहां तक तो फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है।
सचिन पायलट को लेकर के एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी भी चीज़ को जब ऐसे मामले उनके संज्ञान में आए तो वो लिंगर ऑन करने वाले नेता नहीं है। हाँ। वो उस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेंगे और बोलेंगे, ये उनसे एक्सपेक्टेड है और यही चीज़ उनकी यूएसपी है, यही उनको। लेकिन देखते हैं कि अब जब राधिका खेड़ा ने जो कहा है उस पर वो कोई आंसर देते हैं या नहीं, अभी तक ये बिल्कुल देखना होगा। पर सचिन पायलट की बात हो ही गई है तो अशोक गहलोत की भी बात कर लेते हैं, है ना मनोज? अशोक गहलोत अमेठी में ऑब्जर्वर लगाए गए जब ये माना जा रहा था कि अब लगभग सूरज डूबने को है और अब एक नया सूरज उगेगा, उस वक्त अशोक गहलोत लगातार लाइमलाइट में है। नामांकन रैली, नामांकन का रोड शो याद कर लीजिए और फिर उनका अमेठी में ऑब्जर्वर बनाया जाना। अशोक गहलोत की जहाँ तक बात की जाए, अशोक गहलोत एक कह सकते हैं इतने छुपे हुए नेता हैं कि वो कब उभर कर सामने आ जाए कोई पता नहीं चलता। और ऐसा ही कई बार देखने को मिला है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, किसी ने उनके नाम का कयास नहीं लगाया था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, फिर तीसरी बार भी ऐसा हुआ। जहाँ तक बात को उसको समझा जाए ढंग से, तो गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी अशोक गहलोत हैं और अभी भी है। और वक्त वक्त पर अशोक गहलोत को ये कहते भी हुए देखा गया है कि मैंने गांधी परिवार के लिए पूरी तरह से, जब कांग्रेस बिल्कुल बिखरने की ओर थी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, सब कांग्रेस छोड़ कर जा रहे थे, वो दौर अभी भी चल रहा है कांग्रेस के लिए, तभी भी मैं मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। तो कह सकते हैं यहाँ पर अशोक गहलोत पर गांधी परिवार का विश्वास पूरा है और यही कारण है कि उनको अमेठी का प्रभार मिला। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, अमेठी में राहुल गांधी की हार की बड़ी वजह ये नहीं थी कि राहुल गांधी के खिलाफ किसी तरह की कोई इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, बल्कि चुनाव प्रबंधन वहां पे कांग्रेस का बुरी तरह से फेल रहा था। और चुनाव प्रबंधन में अशोक गहलोत का सानी कोई है नहीं। आप उनको कांग्रेस का चाणक्य कह सकते हैं। गुजरात में पसीने छुड़ा दिए थे इसी जोड़ी के। गुजरात के अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं है। पंजाब, राजस्थान के 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जब गहलोत को खुद के लिए चुनाव प्रबंधन करना था और वो निहायत ही कहना चाहिए उस प्रबंधन में फेल रहे। और यहाँ तो मजबूरियां थी ना, उन राज्यों में क्या मजबूरियां थी भाई। पर यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि गहलोत उस एशेस की तरह हैं। आप कहते हैं ना वो फिनिक्स हु राइजेस फ्रॉम एशेस, वो हमेशा जब कहा जाता है कि समाप्ति आ गई, वो वहाँ से फिर उदय होता है और फिर से एक नया रूप लेता है। गहलोत को मैं उस तरह का नेता मानता हूँ। और ख़ास तौर पे गहलोत की और गांधी परिवार की अब जो जुगलबंदी है या रिलेशनशिप है, इसको रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा होगा वर्ड कहना, वो ऐसा है जैसे एक ऑलमोस्ट लिव इन, एक प्रीतम और प्रियसी का होता है। कई बार ऑलमोस्ट लिव इन, ऑलमोस्ट लिव इन, वो कई बार कोई रूठ जाता है, कई बार कोई एक दूसरे से चिढ़ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। ठीक वैसा ही गहलोत को देखकर लगता है कहीं से कोई ऐसा देख पाना भी संभव नहीं था कि अशोक गहलोत जालोर के बाद में राजस्थान की पॉलिटिक्स से निकलेंगे और सीधे अमेठी संभालते हुए दिखाई देंगे। किसने सोचा था? किसी ने नहीं। वो दिखाई देते हैं मंच के ऊपर, वो दिखाई देते हैं रोड शो के अंदर और अचानक उनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो चुनावों को और चीज़ों को पढ़ने समझने वाले व्यक्ति हैं। और जहाँ तक उनको टास्क दिया जाएगा, अगर आला कमान से टास्क दिया गया, तो ये उनके पास मौका है। मैं इसे एक बहुत बड़ा मौका मानता हूँ उस रेस में अपने गुड बुक से बेटर बुक में जाने का। खैर अब तो मुझे लगता है जिस तरह की मैं स्थिति देखता हूँ कि गांधी परिवार की बुक ही गहलोत लेकर के घूमते हैं। अच्छा, वैसे अच्छा खासा फोकस प्रियंका गांधी भी अमेठी और रायबरेली में लगाने वाली हैं। लगभग 400 से 500 क्षेत्र, रोज के लगभग 20 गांव, कोर टीम के 500 लोग ऑलरेडी प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली में पहुंच चुके हैं और वो वहां पर जोर लगाएंगे, जिसका मतलब यह है कि चुनाव प्रबंधन पर इस बार कांग्रेस दोनों सीटों पर फोकस देना चाहती है। कांग्रेस अमेठी से भले ही केएल शर्मा को उतार दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे काफ़ी सीरियस ले रही है। ठीक वैसी ले रही है कि ये हमारा गढ़ था और हमें ये गढ़ वापस चाहिए। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा इनके तो फेवरेट टॉपिक हैं, इसलिए पहला कमेंट मनोज का ही। कन्हैया लाल हारे तो उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा, फिर कहा है अब तो मतदान भी हो चुका है। मतलब वो सीरियस है, मतलब अगर कन्हैया लाल हारे तो वो इस्तीफा देंगे। सीरियस है क्योंकि उन्होंने आम जन के सामने इस बात को कहा है और कन्हैया लाल हारते तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बात अलग है कि पार्टी उनको वापस मनाएगी और वापस उनको मंत्री पद दे, या वो हो सकता है कि वो इस्तीफा ना दें। और एक बात ये भी है इसमें कि किरोड़ी लाल मीणा हो सकता है कि वहाँ से दौसा से जीत भाजपा की हो जाए और किरोड़ी लाल मीणा अपना जो वर्चस्व है ये जताना चाहते हैं कि समाज जहाँ जाता है वो मेरे साथ ही जाता है।
अरे अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि विधानसभा चुनावों के बाद जब नतीजे आ गए थे किरोड़ीलाल मीणा को सीएम बनाया जाए, इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक तरह से आंधी आई हुई थी, एक बाढ़ आई हुई थी, और उसके बाद कट टू 3-4 मंथ्स के बाद हम देखते हैं तो किरोड़ीलाल मीणा को ये कहना पड़ता है कि अगर आपका साथ नहीं मिला तो फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं इस्तीफा देने वाला हूँ। अब वो ये कह रहे हैं। मुझे इसके दो तरीके देखने के लगते हैं। पहला तरीका ये है कि वो अपनी भावनाओं को इस तरह से प्रकट कर रहे हैं कि मैंने जो कहा था मैं उस पर अडिग हूँ और मेरी जवाबदेही है पार्टी के प्रति और मोदी के प्रति। जो मैंने उनकी जो भाषा सुनी वो ऐसी थी कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कन्हैया लाल को जिताने का काम मेरा था, और अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं इसको पर्सनली लूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से लूँगा। चुनाव के बीच में अगर वो ये सारी बातें कह रहे थे तो मैं इसकी ऑथेंटिसिटी में बहुत ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन चुनाव के बाद अब अगर वो ये सारी की सारी बातें कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। वो इस चीज़ को लेकर के इतने गंभीर हैं कि उन्होंने इसे अपने कहना चाहिए नाक का प्रश्न बना लिया। दूसरा तरीका इसे देखने का ये है, मुझे लगता है कि इतना चुनाव बीतने के बाद या पूरे चुनाव को अब पढ़ने के बाद उनके अंदर शायद कहीं कोई ऐसी भावना है या कोई ऐसी जानकारी उनके पास है कि मे बी फ्रॉम दौसा बहुत अच्छी खबर उनके लिए आ सकती है। अगर दौसा सीट बीजेपी निकाल लेती है इन एनी केस, क्योंकि दौसा सिर्फ दौसा तक सीमित नहीं है, बस्सी वस्सी जयपुर से लगा हुआ इलाका भी है। हाँ, ये मैसेज पार्टी के लिए भी हो सकता वहां से निश्चिंत हो है कि आप अगर दौसा जीत जाते हैं तो उसके बाद में वो राजनीतिक कद बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो ये भी एक बात हो सकती है कि अगर हारता तो इस्तीफा देता है, और अगर ये सीट जीती है तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी। ये किसी और का नाम आप मत लीजिए इसमें, कोई रोड शो करने वाले का इसमें। बहुत छोटी छोटी सी दो घटनाएं हैं, बहुत शॉर्ट में मैं बात कर लेता हूं। एक खबर पर इनसे, एक खबर पर इनसे। ओपी राजभर यूपी का जाना पहचाना चेहरा है। जनसभा में उन्होंने वहां मौजूद भीड़ से पूछा कि 2024 में सपा की सरकार बन सकती है क्या, तो जितने भी मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने एक स्वर में कह दिया हाँ। ख्याली पुलाव पकाए जा सकते हैं, उन्होंने पूछा और तो ख्याली पुलाव पकाए गए हैं। अब सपा की सरकार बनना कहाँ, तो सभी मिलके चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें कांग्रेस भी अन्य दल भी हैं, और वो केवल सपा की सरकार बना रहे हैं। तो हो सकता है चुनाव जीत जाएं, उसके बाद फिर ये आपस में लड़ते हुए दिखाई। लेकिन एक इनडायरेक्ट मैसेज भी तो है कि मुस्लिम वोटर्स एक हो रहे हैं, जैसे दूसरी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, वो ग्राउंड पर अब असर दिखाने लगा है। एक छोटा सा कमेंट, कंगना रनावत, आगे कुछ कहूँ या इनफ है? कंगना रनावत अपने आप में कहना चाहिए जिस तरह की वो अभिनेत्री हैं, ठीक बोल्ड ब्यूटीफुल, ठीक वैसी ही वो राजनीतिज्ञ भी हैं, बोल्ड और एलिगेंट, अपने शब्दों को बिल्कुल कहना चाहिए बिना सोचे समझे। कई ब्लंडर्स हो रहे हैं उनसे बयानों में, बिल्कुल कई सारे ब्लंडर्स हो रहे हैं, और मुझे लगता है ये परिपक्वता मांगता है समय। मैं जब उनके रोड शो को भी देख रहा था तो मुझे एक अभिनेता ज़्यादा दिखाई दे रहा था, एक नेता कम दिखाई दे रहा था। लेकिन एक नेता का अभिनेता में ट्रांसफॉर्मेशन होना ये एक लंबा वक्त होता है। हर कोई राज बब्बर जैसा नहीं होता जो बहुत जल्दी अपने आप को अडप्ट भी कर ले और एक अच्छे नेता के तौर पर दिखाई देने लग जाए। कई तो ऐसे हैं जो सालों साल नेता बने रह गए लेकिन कभी वो नेता बन नहीं पाए। तो ये वक्त मांगता है अब बाहर से रहकर ट्वीट करना और फिर उस ट्वीट पे ब्लॉक हो जाना और उसके बाद में अपनी बातों को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहना एक अलग बात है। लेकिन जब आप सक्रिय राजनीति में हैं और चुनावों के बीच में हैं तब आपको कई चीज़ें मांझनी पड़ती हैं, तोलनी पड़ती हैं, सतोलनी पड़ती हैं। इसमें अभी उनको वक्त लगेगा। स्टार प्रचारक हैं, ठीक इसी तरीके से देखिए उनकी बातों को अगर बहुत गंभीरता से पार्टी ने लेना शुरू कर दिया या लोगों ने लेना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का सुर्खियों से आगे। नमस्कार।